स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो मेन में पाई जाती है, यानी मेल इंडिविजुअल में पाई जाती है। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूंगा बीपीएच के बारे में। बीपीएच क्या है, जिसे आप बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बीपीएच क्या है, किन कारणों से बीपीएच होता है, बीपीएच का मैनेजमेंट क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, बीपीएच में क्या सर्जरी ही एकमात्र उपाय है, इन सारे विषयों पे मैं वन बाय वन करके बात करूंगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बीपीएच क्या है। एक्चुअली बीपीएच अगर जाने तो ये एक बेनाइन इलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है, यानी प्रोस्टेट का एक नॉन मैलिग्नेंट या एक है नॉन कैंसरस इंक्रीजमेंट है, यानी प्रोस्टेट का साइज में इंक्रीज हो जाना। और ये कंडीशन जो है, आपको बीपीएच की जो कंडीशन है, ये जनरली एज से रिलेटेड है और ओल्ड एज में पाई जाती है। जनरली ये आफ्टर 50 ईयर और 40 ईयर मिलती है। यूजुअली जो व्यक्ति जिनकी उम्र 60 से 70 वर्ष के बीच में होती है, उनमें ये पाई जाती है। अगर मैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इसका जो परसेंटेज अकरेंस है, जिन लोगों की उम्र 40 वर्ष या उससे ज्यादा है, लगभग 20% लोगों में ये पाई जाती है। और जिनकी उम्र 60 वर्ष है, तो ऐसे लगभग 60% लोग हैं कि 60 वर्ष की उम्र में 60% लोगों में लगभग ये कंडीशन क्रिएट होती है। और अगर और देखें तो 70 से 80 वर्ष की उम्र के जो लोग हैं, उनमें लगभग 90% लोगों में ये पाई जाती है। अब आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी उम्र बढ़ने के साथ इसके जो चांस हैं वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो इस बात को सेनाइल इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट भी कहते हैं, यानी उम्र बढ़ने के साथ में ये एक होने वाली एक समस्या है। यहाँ पे एक बड़े साइंटिस्ट का एक कोटेशन है कि जब आपके बाल सफेद होने लगे, बाल थिन होने लगे, या आपकी कॉर्निया की जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम होने लगे, यानी इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ, जब आंखों की रोशनी कम होने लगे, उम्र ज्यादा होने लगे, उस दौरान ये कंडीशन क्रिएट होती है। यानी आपने जाना कि बीपीएच एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर इसकी एग्जैक्ट कॉज के बारे में बात करें कि ये होती क्यों है, तो एक्चुअली इसका एग्जैक्ट जो नोन कॉज है वो मेडिकल साइंस को अभी नहीं पता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये एज बढ़ने के साथ में जो मेल के अंदर हार्मोनल चेंज होते हैं वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्टडी आज अवेलेबल हैं कि जिन लोगों में अर्ली स्टेज में टेस्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है, उनमें प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब जो हार्मोन्स हैं वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। मेनली आपके जो भी सेक्स हार्मोन है, एंड्रोजन जो हार्मोन हम कहते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होकर के एक्चुअली डीएसटी बनाता है, और डीएसटी कहीं ना कहीं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो पहली वाली कंडीशन आप देख रहे हैं, इसमें नॉर्मल जो है प्रोस्टेट का साइज दिखाया गया है, यानी यूरिनरी ब्लैडर से जो एक रास्ता है, यानी जो यूरेटर है उसके उसमें देखेंगे, यानी यूरेथ्रा वाला जो रास्ता है उस पर देखेंगे नॉर्मल ग्लैंड ये पाई जाती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ जब ये साइज में इंक्रीज होती है, तो ये यूरेथ्रा को कंप्रेस करती है, उसे दबाती है, और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन पे अभी चर्चा करेंगे। तो आपने नॉर्मल कंडीशन देखी, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि किस व्यक्ति को इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है, यानी क्या बीपीएच हमेशा ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट करती है? तो इसका आंसर है नहीं। बीपीएच के केस में जब तक आपको इसका सिम्टम्स नजर ना आए, तब तक जनरली इसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में ये सारे लक्षण जो यहाँ लिखे हुए हैं ये नजर आते हैं, जैसे मान लो कंप्लीट यूरिन बंद हो जाना, यानी यूरिन का ना आना, कंप्लीटली इनएबिलिटी टू यूरिनेट, यानी पेशाब का ना आना, या पेनफुल या फ्रीक्वेंट या अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, यानी अगर पेशाब करते वक्त कोई दर्द होना, या अर्जेंसी होना, या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, कई बार पेशाब जा रहा है आदमी, दिन में 7-8 बार पेशाब जा रहा है, या उसमें फीवर की कंडीशन पाया जाना, ठंड लगना, पेशाब के अंदर ब्लड का आना, या ग्रेट डिस्कम्फर्ट इन द पेन और लोअर एब्डोमिनल रीजन, यानी जो एब्डोमिनल रीजन है या यूरिनरी ट्रैक्ट का रीजन है उसमें दर्द वगैरह होना, ऐसी अगर कंडीशन किसी व्यक्ति को है तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। यानी अगर पेशेंट यूरिनेट नहीं कर पा रहा है, बहुत बार यूरिन जा रहा है, यूरिन में पस आ रहा है, ब्लड आ रहा है, और उसको फीवर आ रहा है, ये सारी कंडीशनें अगर हैं, तो इसमें इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सिम्टम्स बीपीएच में आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा बताया, इसमें यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यानी 8 से 10 बार जो का व्यक्ति पेशाब जाएगा दिन में। इसमें
अर्जेंसी होगी, यानी जो यूरिनेशन है उसको पेशेंट लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाएगा। इसमें हेजिटेंसी होगी, हेजिटेंसी का मतलब यूरिन के लिए जब व्यक्ति जाएगा तो उसको यूरिनेट करने में समय लगेगा, इसीलिए वो हेजिटेट करता है। ये कंडीशन इसमें देख सकते हैं। अगर यूरिन रुक जाता है तो इसकी वजह से कई बार रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। ड्रिबलिंग एट द एंड ऑफ यूरिनेशन, यानी पेशाब करने के बाद भी कुछ बूंदें अगर पेशाब की जो गिर रही हैं या कपड़े खराब हो जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसी कंडीशन को ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं बीपीएच का एक इंडिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे नॉक्टिनूरिया, यानी रात में स्पेशली जो पेशाब की फ्रीक्वेंसी है उसका इंक्रीज हो जाना, ये कहीं ना कहीं इसको इंडिकेट करता है। यूरिनरी रिटेंशन, जैसे मैंने बताया यूरिनरी ब्लैडर का प्रॉपर तरीके से खाली न होना, और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब को न होल्ड करना, कई बार स्पॉन्टेनियसली पेशेंट का पेशाब निकल जाना, ये कंडीशन है अगर देखने को मिल रही है तो ये बीपीएच के सिम्टम्स की तरफ कहीं ना कहीं आपको बताती हैं कि ये बीपीएच की कंडीशन है। पेन आफ्टर इजैकुलेशन और ड्यूरिंग द यूरिनेशन, यानी पेशाब करने के बाद या इजैकुलेट करने के बाद अगर पेन हो रहा है तो ये सारे लक्षण आपके पास जो मैंने बताए हैं ये आपको बीपीएच की तरफ इशारा करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ एग्जामिनेशन क्या है और इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन यानी डॉक्टर के द्वारा इसे एग्जामिन किया जाएगा। पर रेक्टल एग्जामिनेशन, ये भी एक एग्जामिनेशन का ही पार्ट है जिसमें हम एनल ओपनिंग के थ्रू प्रोस्टेट को पाल्पेट करके देख सकते हैं। उसी तरीके से न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यानी जो नर्वस कंट्रोल है वो ठीक है, ब्लैडर पर कमांड ठीक है कि नहीं, कमांड ठीक है, इस तरीके से आप इसे असेसमेंट कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें तो इसमें ब्लड यूरिया, ब्लड क्रेटिनिन और आपका यूरोफ्लोमेट्री यानी यूरिन के फ्लो की रेट क्या है, और साथ में यूएसजी होल एब्डोमेन करा सकते हैं। प्रोस्टेट जो है का प्रोस्टेट के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम पीएसए कहते हैं, तो आपका प्रोस्टेट एंटीजन जो टेस्ट होता है उसको करा सकते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट होता है। या इसमें ट्रांस यूरेथ्रल सोनोग्राफी यानी उसको भी करा सकते हैं, ये भी यूरेथ्रा जो है रास्ता, यूरिनरी यूरेथ्रा का जो रास्ता है उसमें अल्ट्रासाउंड डाल करके, प्रोब डाल के इसको चेक कर सकते हैं, उसकी पेटेंसी को चेक कर सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट मैंने बताए। अब इसके मैनेजमेंट पे अगर बात करें कि इसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, तो एक्चुअली मैनेजमेंट इसमें जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस, अगर इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं है तो ऐसे पेशेंट की लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। जैसे अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा अल्कोहल वगैरह लेता है तो उसको अल्कोहल लेने के लिए मना किया जाता है, और पानी वगैरह की जो लिक्विड की मात्रा स्पेशली जब वो सोने जा रहा होता है नाइट टाइम यानी बेड के टाइम पे हम कहते हैं कि लिक्विड की डाइट आपको कम लेनी है। या टी या कॉफी की मात्रा अगर ज्यादा ले रहा है तो उसको कम करते हैं, उसको मना करते हैं। तो इस तरीके से ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। इसके लिए मेडिकेशन के बारे में बात करूं तो इसके लिए जो मेडिकेशन यूज करते हैं एक्चुअली इसमें कई क्लास की ड्रग यूज होती हैं। जैसे इसमें अल्फा ब्लॉकर का यूज करते हैं, इसमें 5 अल्फा रिडक्टेस जो ड्रग्स होती हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट होने से रोकती हैं, इस तरीके से उन ड्रग का यूज किया जाता है। और इसमें 5 फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर जो ड्रग्स होती हैं उनका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं ताकि प्रोस्टेट के साइज को जो है रोका जा सके जो इंक्रीजमेंट हो रहा है। और अगर बात करें कुछ मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कंडीशन में। इसमें आउट पेशेंट प्रोसीजर होते हैं, इन पेशेंट आईपीडी और ओपीडी डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी के आधार पर। कई बार इसमें कुछ इन्वेसिव और मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर भी किए जाते हैं, और ये मेनली उस दौरान किए जाते हैं जब यूरिन आना बंद हो जाता है। इसमें अगर बात करें कि लास्ट ऑप्शन क्या है, तो अगर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, यूरिन की जो हेजिटेशन है, यूरिन का जो रिटेंशन है, यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत बढ़ रही है और यूरिन कई बार कंप्लीटली बहुत लंबे समय तक होल्ड हो जा रहा है, तो उस केस में इसे एक सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है और हटा दिया जाता है। और ये कह सकते हैं कि एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, और ये जनरली जैसे मैंने बताया कि इसका कोई आपकी बॉडी में ओल्डर एज में कोई फंक्शन नहीं होता है। इनिशियल एज में प्रोस्टेट का जो रोल है वो कहीं ना कहीं आपके स्पर्म को नरिश करने में, उसके लिए ये कह सकते हैं कि सीमन का एक मेजर पार्ट बनाता है, लेकिन लेटर स्टेज में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए अगर इसमें कोई ग्रोथ हो रही है और इससे पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो ये कहीं मैलिग्नेंट कन्वर्ट ना हो जाए, कैंसरस ग्रोथ ना हो जाए, इसीलिए इसको रिमूव कराना ही एक अच्छी बात है। तो आपको मैंने ये सारी जानकारी बीपीएच के बारे में दी। थैंक यू ऑल ऑफ।